आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम मालेगांव में आए हैं और मालेगांव की अहम शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जिनका नाम है सलीम शहजाद साहब। सलीम शहजाद साहब मौक़िक़ हैं, नाक़िद हैं और इनका ख़ास काम लुग़त पर रहा है और ख़ास और लिसानियत पर भी इन्हें अबूर हासिल है। इनकी कई किताबें आ चुकी हैं, इन्होंने नावल भी लिखे हैं, 3 नावल ग़ालिबन इनके आ चुके हैं मेरे ख्याल से। हमारे साथ शब्बीर साहब भी है, शब्बीर आसिफ़ साहब। शब्बीर आसिफ़ साहब शायर हैं और एक लंबे अरसे से मालेगांव में दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। इनके कई मज़ामीन मुतअद्दिद मौज़ूआत पर कई अख़बारात में, रसायल में शाये हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे सलीम साहब के साथ और शब्बीर साहब हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। सलीम साहब, आप नाक़िद हैं, आपने तनकीद पे काम किया है, काफ़ी तहक़ीक़ पे काम किया है, लेकिन आपका सबसे अहम काम बस समझता हूँ जो आपने फ़रंग तरतीब दी है, फ़रंग लफ्ज़ियात गालिब और फ़रंग अदबियात, जो 2 किताबें आई है। तो आपने ये मौजू किस लिए चुना कि ये मौजू बहुत रूखा मौजू, आमतौर पे इस पर इस तरफ जल्दी कोई जाता नहीं है, लेकिन आपने इस मौजू का इंतखाब किया? बात ये है कि जिस वक्त मैं तालिब इल्म था और ख़ास तौर से अंग्रेज़ी ज़बान में मैंने एमए किया है, उसमें मुताले के वक्त बहुत सारी किताबें जब सामने आई तो पता चला कि उन्होंने अपनी ज़बान को कई ढंग से लिखा है। ख़ास तौर से डिक्शनरीज़ को हम ये समझते हैं कि अल्फाज के मानी बता दिए गए हैं, लेकिन कई तरह की डिक्शनरियाँ जो हैं उसमें पता चलता है कि अल्फाज के मानी नहीं लिखे हैं बल्कि अल्फाज और मज़मून लिखे गए बड़े बड़े। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो अदब की इस्तिलाहात होती है, तो अदब की इस्तिलाहात अंग्रेज़ी की जो होती हैं उन्होंने कई किताबें उसमें लिखी हैं। अब ये इस मुताले के दौरान मुझे पता चला कि हमारे यहाँ उर्दू में ऐसा काम बहुत कम है। हमारे यहाँ भी इस्तिलाहों पर लिखा गया है लेकिन पूरी डिटेल के साथ लोगों ने इस पर काम नहीं किया है। तो फिर मैंने अपनी तशफ़ी के लिए ये कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये देखने के लिए उर्दू अदब की इस्तिलाहें जमा करनी शुरू की और 1975-76 से मैं ये लिख रहा था, तब जाके 20 साल में 18-20 साल में एक काम पूरा हुआ और 1998 में किताब शाये हुई। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अदबी इस्तिलाहात जमा की हैं और उनकी वज़ाहत की है, उनकी तारीफ़ लिखी है और उन पर तनक़ीद भी लिखी है साथ में कि एक लफ्ज़ एक इस्तिलाह गज़ल के बारे में क्या कहा गया, जो बड़े लोगों ने जो बातें कही हैं उसको हवाला बनाया है और उसकी मिसालें भी दी है और ज़रूरत पड़ी है तो कहा है कि ये बात जो है इस तरीके से ये हो सकता है कि गज़ल के बारे में कौन से ख़यालात आजकल आम हैं, गज़ल नई गज़ल है, पुरानी गज़ल है, रिवायती गज़ल है, तो ये सारी तकसीम भी मैंने उसमें की और तकरीबन पूरी वज़ाहत से गज़ल का मुतारुफ़ करा दिया है जो और किताबों में नहीं मिलता। अच्छा। हालांकि ये जो कुछ मटेरियल है और किताबों को पढ़कर ही हासिल किया गया है, लेकिन वो कम हालत में मिलता है, ये यहाँ पर थोड़ी तफसील ज़्यादा है। फ़रंग और लुग़त में ये शायद यही फ़र्क है मेरे ख्याल से। फ़रंग और लुग़त में तो फ़र्क तकरीबन नहीं है। अच्छा। नहीं है, लेकिन माना जाता है, बना लिया है लोगों ने। अच्छा। फ़रंग जो है एक ख़ास, जैसे फ़रंग अदबियात जो हम कहते हैं तो वो एक ख़ास इल्म की ख़ास क्या कहते हैं इल्म की और ख़ास मौजू की जो लफ्ज़ियात होती हैं वो जमा कर ली गई, तो जब वो ख़ास हो जाती है तो उसको फ़रंग के नाम दे दिया गया, मौज़ूआती आपने एक ख़ास मौजू पर। लेकिन लुग़त जो होती है वो जनरल ज़बान होती है। अच्छा। पूरी ज़बान पर लिखा जाता है, लेकिन ये पूरी ज़बान से निकाली हुई इस्तिलाहें होती है और इस तरह से कई तरीके से लोगों ने फ़रंग और ये डिक्शनरी को या लुग़त को अलग करने की कोशिश की है। तो मिसाल के तौर पे जो बच्चों की दरसी किताबें होती है तो उसमें जो असबाक होते हैं उसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो एक तरफ लिख दिए जाते हैं सबक के मशरे के साथ, उसको हम फ़रंग कहते हैं क्योंकि उस सबक से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जो इस्तिलाहें होती है, चाहे वो अदब की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे तारीख़ की हो, चाहे मिथोलॉजी की हो, तो ऐसी अंग्रेज़ी में मैंने देखी थी कि कई मौज़ूआत पर हर तरह की डिक्शनरी मौजूद है और उर्दू में हमारे यहाँ तकरीबन नहीं है। तो मैंने कोशिश कर डाली है कि अदबी इस्तिलाहात कम से कम जमा कर ली जाएँ। तो ये किताब 1998 में पहली बार छपी। बाद में जब ये ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ की और अभी कुछ 4 साल पहले कौमी काउंसिल ने इसको शाया किया है और अब इसमें तकरीबन 60-70 सफ़हात का इजाफा हो चुका है। अच्छा। इसमें सारी इस्तिलाहें जो हैं वो आज भी इस्तेमाल होती हैं, पीछे इस्तेमाल होती रही थी और तवक्को है कि आइंदा 20-25 साल में इस्तेमाल होगी। इनका भी तारुफ मैंने उसमें शामिल कर दिया है। आप बाल भाती से जुड़े हुए हैं, आप बाल भाती में भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं, जो
हम जब छोटे थे, बाल भाती जाहिर बात है हमने बाल भाती वही किताबें मैं पढ़ी बता है। दूं कि बाल भाती जो है मास्टर बोर्ड जो पूना बोर्ड जो है जी। उसका जो सिलेबस है उर्दू का, उसको बाल भाती कहते हैं। जी तो उस कमेटी में आप हैं। हम जब बचपन में हमने बाल भाती पढ़ी है, तो बाल भाती के अंदर उस वक्त तो ये काम नहीं होता था, लफ्जियात के मानी जो होते थे, और बाकायदा एक अलग से अब एक लुगत भी साथ में बाल भाती पेंट कर रही देखिए है, देखिए है ना? देखिए, हाँ वो ये है तो ये कि किसका आइडिया था और ये कहाँ ये से आया? ये असल में मुश्किल लफ्ज़ों के मानी असबाक के हर ज़माने की किताब में दी गई है। उस तरह से नहीं आते थे, एक दो चार दो चार पांच जुमले होते थे, बस। लेकिन जिस वक्त हमने वहाँ बैठना शुरू किया तो हमको लगा कि कम से कम एक सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं जितने हैं वो टीचर के आगे और बच्चों के आगे आ जाना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें कोशिश तो ये की है कि जो कुछ भी आ रहा है उसमें वो यानी मुतमईन करने वाला हो बच्चों को भी और असातिज़ा को भी। तो उसी को जब हमने काम आगे बढ़ाया, यानी 2-4 सीरीज़ की किताबें तैयार हो गई, तो वहाँ जो ऑफिसर हैं, हाँ। जो हमारे ऑफिसर पीएससी से पहले थे, गुलाम नबी मोमिन साहब, उनके साथ मीटिंग करके, और उस मीटिंग में शायद मालूम नहीं होगा लोगों को, उस मीटिंग में मैं एक बार था, मैं और अनवर ज़हीर और हुसैन परकार, हम 3 साहब थे, 3 लोग उस वक्त मीटिंग बैठे थे। हमने तय किया था कि बाल भारती की जो किताबें हैं उनके मुश्किल अल्फाज लेके सब हर सब्जेक्ट के उसकी एक डिक्शनरी बनाई जाए। ये बड़ा अच्छा कदम था, ये हमारे टाइम हमारे ज़माने में नहीं था, तो ये तय तो कर लिया, लेकिन अब ये सरकारी काम होते हैं तो वहाँ पर सरकार को प्रपोज करना पड़ता है, फिर वो मानती है मीटिंगों के बाद। बहरहाल सरकार ने माना, और मोमिन साहब के ज़माने में ये तमाम मज़ामीन के एक्सपर्ट टीचर जमा किए गए, अच्छा। और उन्होंने हर मजमून में से मुश्किल अल्फाज निकाले और उसकी वजाहतें की, सब ने की। हिसाब वालों ने हिसाब की वजाहतें की, साइंस वालों ने साइंस की, जोग्राफी वालों ने जोग्राफी की, और मैंने और एक मौलाना सैयद याद नशीद साहब हमने उर्दू की। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद वो सारा मटेरियल पढ़ा गया, और उसमें जो ज़रूरी था वो उसको शामिल करने के बाद ये बाल भारती उर्दू लगत एक 300-350 पेज की बनाई गई है। आइडिया किसका था ये आइडिया तो जाहिर है कि मेरा ही रहा होगा। इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, लेकिन चूँकि भाई मैं इससे पहले फ़रंग अदबियात काम कर चुका था। अब मोमिन साहब को इसी खबर थी कि इस काम की अहलियत थोड़ी बहुत इन्हीं में है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने NCERT दिल्ली में भी ये काम किया। NCERT दिल्ली में तो उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी, इन 3 ज़बानों में मुश्तमिल एक डिक्शनरी बनाई गई। उसमें भी मैं शामिल था, और हिंदुस्तान के 2-4-5 बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे, लेकिन तो किताब तैयार हो गई, अभी तक छपी नहीं है। तो ये दूसरी ज़बानों में भी इस आइडिया को इस्तेमाल किया या ये नहीं, ये अंग्रेज़ी में भी ये किताब बाल भारती की बनी हुई है। तो ये पहले बनी है हमारे ये पता नहीं है, शायद पहले बनी हुई है। अच्छा। हाँ, हाँ, पहले बनी हुई है। आगे तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर होते हैं या जो कमेटी में जो लायक लोग जिनको शौक़ होता है ना, वो अपने शौक़ के लिए सब काम कर डालते हैं। सही बात है। तो वहाँ जो अंग्रेज़ी की ऑफिसर थी, एक मोहतरमा थी, वो बहुत लायक थी। उन्होंने ज़ाहिर है वो आगे की सोच कर उन्होंने अपने अंग्रेज़ी की 7वीं या शायद पहली से लेकर 8वीं तक की किताबों के मुश्किल अल्फाज की एक डिक्शनरी बनाई थी, और बहुत खूबसूरत बनाई, और बहुत लायक, बहुत काम की चीज़ है वो। लेकिन हमारे असातिज़ा उसको देखते नहीं है। हमने ये जो उर्दू की जो डिक्शनरी शायद की है बाल भारती ने, 2 एडिशन उसके छप चुके हैं। अच्छा। और जो हमारे बाल भारती में वर्कशॉप होते हैं किताबों पर, उसमें जो टीचर आते थे उन टीचरों को हमने किताबें भेजी है, और इस तरीके से किताब गई है। ये एक टीचर का अलमिया है। हाँ, तो हमेशा 2 किताबें सबको दी, 2 किताबें लेनी पड़ी आपको, और आपका पैसा बिल में से घट जाए। हाँ, ये अच्छा किया। तो इस तरह से वो किताब निकली, और दूसरा एडिशन चाहे हुआ। अब क्या हाल है उसका पता नहीं। एक जो लुगत कौन से ने शाये की थी, उर्दू की सौती लुगत। जी जी, आपने बहुत तवील मैंने एक मजमून लिखा था उस पर, और आपको काफ़ी एतज़ा थे उस लुगत पर। क्या ऐसी बात थी कि वो तो एक अलग अच्छा ही काम था मेरे नहीं, असल में इससे पता आपको चलेगा कि मेरी दिलचस्पी जो है लिसानियात में बहुत हद तक बढ़ी हुई है। और चूँकि मैंने अंग्रेज़ी में ये इस मौजू पर बहुत सी किताबें देखी है, बहुत सी डिक्शनरियाँ देखी है। अब जब उर्दू में आई तो जाहिर है कि मैं बेचैन हो गया उसको देखने के लिए। तो मैंने वो किताब 750 रुपये में शादाब रशीद से मंगवाई, और वो ख़रीदी वो किताब। और उसमें फिर मैंने देखा कि इन्होंने उर्दू अल्फाज के तलफ़ुज़ बताने में क्या टेक्निक अपनाई है। तो उसकी टेक्निक होती है, तलफ़ुज़ बताने की टेक्निक होती है। क्योंकि अंग्रेज़ी में जो ये क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने उसका भी किया था, और कुछ अपना, चूँकि उर्दू में हिंदी के
आवाज़ें भी हैं, अरबी की आवाज़ें भी है, तो इन्होंने कुछ अपनी अलामात उसमें इस्तेमाल की थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने जगह जगह उसमें गलतियाँ की, अच्छा। और जो जहाँ नहीं होना चाहिए थी वहाँ पर उन्होंने अजीब गरीब किस्म का, मिसाल के तौर पे वो आयन की आवाज़ एक अलग आवाज़ है, बिल्कुल। अरबी आवाज़ है, उर्दू में चाहे हम लोग ना बोलते हैं उसको, लेकिन वो उसकी हैसियत मानी जाती है, क्योंकि औरत अलिफ से कोई लिखता नहीं जब तक कि आयन से ना लिखा जाए। बिल्कुल। तो तलफ़ुज़ बताने में आयन को बाकी रखना चाहिए, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, अच्छा। उसको अलिफ से लिखा, क्योंकि अलिफ से बोलते हैं, हाँ। उर्दू में तलफ़ुज़ अलिफ ही से उसका, लेकिन वहाँ कम से कम डिक्शनरी में टेक्निकल ज़रूरत ये थी कि उसको बताया जाए कि ये असल आवाज़ इसकी ये है और हम इसको ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे पूरी डिक्शनरी में उन्होंने गड़बड़ की है। गड़बड़ तो नहीं, पहला बहुत बहुत अहम काम है, मगर उन्होंने जो अलामतें बनाई अपनी, वो मनचाही अलामतें हैं, और उनमें भी उन्होंने कोई उसको उस पर कायम रहकर उसको उन अलामतों को इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा। ये ऐसा था, तो मैंने उस पर एक मजमून लिखा और कौमी काउंसिल को भेज दिया, जो उन्होंने शायद नहीं किया। मैं पता नहीं, लोग ये समझते हैं कि बहुत सख्त लिखता हूँ। तो ऐसा एक पाकिस्तान से एक डिक्शनरी आई है, फ़रंग तलफ़ुज़, बहुत बड़े आदमी ने लिखी है, शाहुल हक़ी साहब ने। उन्होंने उर्दू के सारे अल्फाज का तलफ़ुज़ बताया। अच्छा। बहुत अहम काम है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, उस पर ही मेरा मजमून शाया हो चुका है। तो इस तरह से मेरा काम जो है, ज़्यादातर तनकीदी काम भी मेरा डिक्शनरी पर ज़्यादा हो गया है। मैंने 15-20 लोगों की डिक्शनरियों पर मज़ामीन लिखे हैं, सब छपे हैं, और अब किताबी शक्ल में भी आ चुकी है, तफ़हीम लफ्ज़ मानी के नाम से। उसमें मैंने बताया कि लोग मानी किस तरह बताते हैं, और डिक्शनरी में मानी बताने का तरीका क्या है। अच्छा। आमतौर पर होता है कि एक सिफत का लफ्ज़ है, तो उसके मानी कभी इसमें बताते लोग, हालांकि सिफत के मानी सिफत में बताना चाहिए, इसम के मानी इसमें बताना चाहिए। तो ये इस उसूल को मानते नहीं है, और डिक्शनरियों में इस तरह गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आमतौर पर ये कि मुझे देखकर लोग कहते हैं कि इस डिक्शनरी को मानते नहीं है, और मैं बहरहाल नहीं मानता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। ओह, ये बड़ा स्टेटमेंट है। डिक्शनरी पर भरोसा करना, यानी आमतौर पर लोग एक लफ्ज़, एक दो लफ्ज़ को मायने देख के छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे जैसे, मैंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में लिखा था कि डिक्शनरी को मैं नावल की तरह पढ़ता हूँ। अच्छा। पहले पेज से तो आखिरी पेज तक, कितने भी सफ़े की हो, और फिर जाहिर है जब ऐसे गौर से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ऐसे तो मेरे ख्याल है 10-12 डिक्शनरी पर मेरे मज़ामीन ऐसे आ चुके हैं, जो किताबी शक्ल में अभी तफ़हीम लफ्ज़ मानी के नाम से शाया हुआ है, जिसमें मानी बताने का, लफ्ज़ों को पहचानने का, इन सारे मवाहिस पर मैंने बातचीत की है। आप तनकीद भी लिख रहे हैं सलीम साहब, तनकीद में भी किताबें आपकी आ रही है, जाहिर बात है मौखिक नक्काद भी होता है कहीं ना कहीं, ज़्यादातर देखा है मैंने इस बार से। मौखिक तो नक्काद होना चाहिए, लेकिन नक्काद का मौखिक होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यही अच्छी बात है। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं कि जो तनकीद की जो सूरत हाल हिंदुस्तान में है, ये साहब बस सलाम भाई का सवाल पूछा था आपसे कि नक्काद बहुत ज़्यादा हावी हो गए तख्लीक, आपके सामने साथ तफ्रीका बैठे हैं, शायर हैं, तो ये भी आपने महसूस किया होगा शब्बीर साहब के, आप पहले जो है गालिब जब शायरी कहते थे, इकबाल जब शायरी कहते थे, तो उन पर तनकीद लिखी जाती थी, लेकिन अब उनको फ़ौक़ियत दी जाती थी तख्लीक़कारों को, लेकिन अब जो है नक्काद को फ़ौक़ियत दी जाती है, नक्काद बड़े हो गए, तख्लीक़कार छोटे हो गए। ऐसा आप शब्बीर साहब, आप पहले मुझे बताइए कि आप खुद तख्लीक़कार हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि? देखिए कैसा है कि शायर जो होता है, जो भी कहना चाहिए, फाइन आर्ट में जितने भी लोग हैं चाहते हैं कि भाई उनकी तशहीर हो, उनको लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा उनका कलाम पहुँचे, तो सबसे बेहतर कहना चाहिए, वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, वो तनकीद निगार ही उसको हाईलाइट करता है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। इसीलिए मैंने भी देखा सलीम के पास जाने कैसे कैसे लोग कैसी गुजारिशें करते हैं सलीम से, है ना। तो वो दर पर्दा वही रहता है कि भाई हमारे ताल्लुक से हम पे कुछ लिखा जाए। सभी लोग इस दौर में कहना चाहिए, सभी लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यार मैं बिल्कुल मुस्तस्ना हूँ, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, वो दर पर्दा वो निकलेगी बात आपको, है ना। तो अभी जैसे बात हुई थी फिराक की, सलीम से मुझे इख्तलाफ है, और इख्तलाफ है अच्छी बात है ना, बशर्ते के फिराक की क्या बात हुई, बशर्ते के खैर के लिए। पहले बताइए इन्होंने क्या बात हुई, कि भाई तो रिकॉर्ड बात हुई। फिराक का जो मकाम जो है, उसके ताल्लुक से फारूकी भी जो थे, फिराक को नहीं मानते थे, बड़ा शायर नहीं मानते थे, सलीम भी उसी, सलीम साहब भी उनकी तायद करते हैं, सलीम साहब भी तायद करते हैं, लेकिन मैं उनकी तायद नहीं करता, है ना। फिराक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उससे बड़ा उनका उससे बड़ा मैंने कहा था एक तनकीद में नया विजन दिया उन्होंने।
वो तनकीद 1920 में पूरे 100 साल पहले लिखी गई थी, फिराक ने जो लिखी थी। और लोगों को पता चला कि मुसफ़ी और मुसफ़न क्या चीज़ है, लोगों को तो मालूम ही नहीं था, है ना। तो तनकीद में भी फिराक का बहुत बड़ा हाथ है। और शायरी में मैं आपको बता रहा हूँ ना, मीर की जो जंजीर अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ से आके फिराक तक आती है, फिर फिराक से आने के बाद यहाँ नासिर काज़मी है, और पाकिस्तान के और भी दीगर शायर जो हैं, इब्न इंशा वगैरह, ये वो वहाँ तक वो समझो वो चलती रहती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, फारूकी जिनको बहुत मानते थे, है ना, हसन अस्करी को मानते थे, वो तो फिराक के मुरीद थे वो, बल्कि फिराक के शागिर्द भी थे इलाहाबाद में वो। अच्छा। पाकिस्तान से पहले यहीं पढ़ते थे इलाहाबाद में। तो फिराक उनके टीचर भी थे, उस्ताद भी थे, और उन्होंने फिराक पर बहुत काम किया। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ मैं कि हमारे यहाँ जो भी दो राय हो फिराक के ताल्लुक से, लेकिन पाकिस्तान में फिराक को बहुत शोहरत हासिल है। तनकीद तो होनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि तनकीद बराए खैर होनी चाहिए, तनकीद से शर नहीं फैलाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी नुमाइंदगी यानी अपनी तशहीर के लिए दूसरे को, जब तक मुझे यानी आप गुमनाम नहीं करोगे, जब तक मुझे मिटाओगे नहीं, तब तक आपकी शनाख्त बनेगी नहीं, है ना। इसको डिग्रेड कर दूँ, उसको डिग्रेड कर दूँ, ये एक तरीका ही है शोहरत हासिल करने का या अपने आप को मनवाने का। ये एक तरीका मैं मानता नहीं इस तरीके को। आप अच्छे रास्ते से जाइए, 2 नंबर दूसरे रास्ते से ना जाइए। सलीम शहजाद को देख लीजिए, है ना, कि अपने रास्ते से चलते रहे, है ना, चलते रहे। यहाँ तो वो डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन एक बात यह है कि यार देखो, तहरीर खुद मनवा लेती, तहरीर खुद अपना, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल तहरीर मनवा लेती। सलीम को लोगों ने मान लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी मालेगांव में बहुत सारे लोग मानते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग मुशायरे के शायर ही नहीं, है ना। आजकल तो पूरा के पूरा उर्दू अदब या उर्दू शेर बोले तो मुशायरा, और शायर जो है, मुशायराबाज शायर जो है, वो पूरे ऑल इंडिया में इतने हिट होते हैं, वो हर तरह से यानी माली तौर पर भी और इस पर भी वो लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले हो गए हैं। और जो बेचारे शायर हैं उनको फिरते अमीर ख्वार कोई पूछता नहीं। तो सलीम साहब, ये एक तो बात तो है जो मैंने इनसे सवाल पूछा था, जैसे उन्होंने लेकिन कहा था एक बात कि आपको भी सिफारिशें आती है इस तरह से कि हम पे मजमून लिख कीजिए, हम पे ऐसा तो करते हैं कुछ लोग, जो अब सबकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं जो कर रहा हूँ उस पर कुछ लिखा जाए, लेकिन मैं ही मानता हूँ कि नक्काद का फर्ज नहीं है कि सबको पढ़े और सब पर लिखे। सही बात है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें उसको नहीं लिखने के लिए उकसाती है, तरगीब देती है, जरूर लिखता है वो चाहे आज के लिखने वाले क्यों ना उन पर, लेकिन वैसे तख्लीक वैसी आनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि तख्लीक पर तनकीद भारी हो गई है, तो ये कुछ लोगों ने यूं ही छोड़ दिया है, लेकिन असल में तनकीद जो है वो ये कहना चाहिए कि नज़रियात और बाहर से लाए गए नज़रियात, इनको जो हमने फैलाना शुरू किया अपनी यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से और सेमिनारों से, तो उसकी वजह से तनकीद में ज़रा जोर आ गया। सब चाहते हैं कि ऐसे मौज़ूआत लेकर उस पर लिखा जाए तनकीद में, और वो सारे मौज़ूआत मांगे गए होते हैं। मैंने भी पढ़ा उनको, मैं इत्तेफाक ऐसा है कि डिक्शनरियों के वजह से तो मैंने पूरे अदब के जो भी नया पद है, जो माबा जदीयत है, जो पद साख्तियात है, ये सारी पढ़ी हुई हैं। तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें जब मैंने अपनी रिवायत में पढ़ी, मैंने जब वली के यहाँ पढ़ा इसको, जब मैंने सौदा के यहाँ इसको पढ़ा, जब मैंने गालिब के यहाँ इसको पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे 200-300 साल पहले बात मौजूद है। अच्छा, मैं एक ही मिसाल दूंगा कि वली के पर मैंने मजमून लिखा है, वली की मानी शनासी। मानी उसके पूरा दीवान देख डालिए, मानी की सिवा बात ही नहीं करता। अच्छा। और मानी पर इतने ऐसे नज़रियात उसने अपने शेर में बयान किए हैं कि बेचारा जो आपका फ्रांस का चाक दरीदा है और वगैरह वगैरह लोग जो पीछे पड़ जाए, उसके आगे तिफले मकतब मालूम होते हैं। जो बातें ये लोग आज कह रहे हैं वो वली जो है 250 साल पहले कह चुके हैं। और आज मुसीबत ये है कि मुझे अशार याद नहीं रहते, वरना आप मेरा मजमून देख लीजिए, उसमें सारी मिसालें अशार की मौजूद है। और ये बताया गया है कि वली और उनके बाद सौदा और मीर और गालिब और नज़ीर, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े शायर ही, तो इन्होंने अपनी शायरी के तवस्सुत से अपनी शेरियात को भी हमारे सामने रखा है। लेकिन हम
शरियत के नाम से भटकने लगे आजकल, क्योंकि आज की इस्तिलाह है वो। हाँ। और बहुत से लोग जानते ही नहीं उसको, समझते हैं कि शरियत का मतलब शायरी से उसका ताल्लुक है। शायरी से ज़्यादा शायरी के उसूलों से इसका ताल्लुक होता है, वो शरियत है। तो इन लोगों ने अपनी शरियत खुद घड़ी है, हाली ने अपनी शरियत बनाई है, शिबली ने अपनी शरियत बनाई है। तो ऐसा हमारे ज़माने तक होता रहा है। और अब चूँकि हमने फ्रांसीसी का तर्जुमा किए हुए किताबें अंग्रेजी में पढ़ ली है, तो जाहिर है अंग्रेजी पढ़ ली, अंग्रेजी आती है आपको, आसानी से आपने उसका तर्जुमा कर दिया, अपने ख्यालात को अपनी ज़बान में लिखा, ख्यालात लेकिन दूसरे हैं आपके, दूसरे के हैं। तो इसमें क्या हुआ कि तनकीद थोड़ी हावी होने लगी। लोगों ने दो चार इस्तिलाहें रट ली है और उन इस्तिलाहों के काम में लाते हैं और उसको मजमून लिख डालते हैं। मैं मिसाल बताऊँ, एक बड़े नक्काद हमारे इलाहाबाद के हैं, उन्होंने क्या नाम है शहर, बम्बई के शहर थे, बहुत मशहूर शहर है, फुजैल नहीं मशहूर बम्बई के शायर जो थे अख्तर ईमान, और उन्होंने एक दो नज़मों पर उसका तज्जिया उन्होंने किया है। और वो जो मावा जदीद की इस्तिलाह है, जिसको कहते हैं कि बैनल मतूनियत या जोड़ेदार तजाद, ये सारी चीज़ें जो आई हुई है, जो उर्दू में तर्जुमा हो गई है, उनके हवाले से उन्होंने बात की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उसको मजमून को पढ़ा है, किसी की शायद समझ में आया हो कि क्या लिखा है, सिवाय मेरे। मैंने ना सिर्फ उसको पढ़ा बल्कि उस पर मजमून भी लिखा मैंने। और मैंने ये बहरहाल बताने की कोशिश की है कि ये सब इस्तिलाहें, ये सारे नज़रियात सब काम के हैं, सब काम के, लेकिन उनसे काम लेना चाहिए, अच्छे ढंग से काम लेना चाहिए। उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं आप, तो कोई ज़रूरत नहीं। वो हमारे यहाँ उर्दू में फिट होते ही नहीं है, कुछ चीज़ें आ जाती है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है। तज़ाद का फ़लसफ़ा जो है, तज़ाद का फ़लसफ़ा बन गया आज, लेकिन वो एक 3000 साल पहले ही फ़लसफ़ा था। और यूनान में तज़ाद के फ़लसफ़े से पूरा फ़लसफ़ा शुरू हुआ। दूसरा, लोगों ने जब तज़ाद की बातें की तो उन्होंने ज़िंदगी को पहचाना तज़ाद के ज़रिए। ज़िंदगी को कैसे पहचानेंगे? मौत के ज़रिए पहचानेंगे। मौत नहीं होगी ज़िंदगी नहीं पहचानेंगे आप, ज़िंदगी नहीं होगी तो मौत को नहीं पहचानेंगे आप। तो ये तज़ाद की चीज़ें तो हमारे फ़लसफ़े में पाई जाती हैं, हमारी ज़बान में पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तनकीद में आई हुई है, तनकीद में आ गई हैं। और चूँकि हमने उसको पढ़ रखा है फ्रांसीसी का तर्जुमा अंग्रेज़ी में, उसको उर्दू में लाते हैं। लेकिन ये मैं इस बात को मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं। मैंने दो चार जगह मजमून मेरे सब छपे हुए हैं, किताब में भी आ चुके हैं। और इनको पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि सर साहब तो बहुत ऐसी ये बातें करते हैं, ये तो आपके अपना ख्याल है। हालांकि मिसालें दी हैं मैंने, अब मिसालें दी है तो वली की मिसालें दी है तो वली का ख्याल है, मेरा थोड़ी है। सही बात है। मिसालें दी है मीर की तो मीर का ख्याल है वो, लेकिन ये तो आपका ख्याल है कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ 2 साल 2.5 साल पहले से पाई जाती हैं। सबूत है इसके, तो क्या बात कर सकते हैं। लोग आँख बंद दलील करते दी जा रही है, हैं, सच्चाई को देखने से आँख बंद कर लेते हैं, लेकिन सूरज को देखने से आप आँख बंद कर लेंगे तो छुपेगा नहीं, चमक दे रहेगा। जैसे आप शायर हैं, आप अपनी तख्लीकात दूसरे इंसान में भेजते होंगे, लेकिन मैं ये सवाल देखिए मेरा वही है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक तरह से इस तरह के जो नक्कात पैदा करने की फैक्ट्री बन गई है। तख्लीकात यानी मैं खुद जब यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसी एमए करने चला गया था, मैं कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने अदब पढ़ने के लिए मैंने एमए कर लिया। तो वहाँ पे किसी से नहीं कहा जाता था कि आप एक शायरी कीजिए या तहकीक कीजिए, वहाँ कहा जाता था कि आप इस पे मजमून लिख लाइए, उस पर तहकीक करके लाइए, सिर्फ ये करवा देते। आप जब किसी रसाल में अपनी तहकीकात भेजते होंगे तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर रसायल, अमूमन ज़्यादातर रसायल जो है शुरुआत में एक मज़ामिन की उनकी एक वो होती है लंबी फहरिस्त, शुरू होते हैं मज़ामिन से ही, इसकी फ़नी जायज़ा, इसके बैनुल मतूनियत और जो सब इस फिर और जो तख्लीकी अदब जो होता है जिसमें अफसाने हैं, शायरी है, खाके हैं, वो सब पीछे आखिर में जो सफ़ात बच गए तो मिल जाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं मिलते। तो ये तो होता ही है। शबीर साहब, आपका क्या तजुर्बा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी हम ज़बान से वाबस्ता रहा, यहाँ जवाज़ के साथ मैं वाबस्ता रहा। ज़्यादातर कैसा है कि हमारे यहाँ उर्दू में ख़ास तौर से आपको बता रहा हूँ मैं कि नस्र लिखने वाले मेरा अपना ख्याल है 10% भी नहीं होंगे, 90% शायरी उर्दू में हो रही है। और रसायल वाले भी जो हैं, आप तो खुद निकालते हैं नया वर्क, है ना, आपको तो काफ़ी तजुर्बा है कि एडिटर्स भी जो है ना वो शायरी को पसे पुष्ट रखते हैं, वो क्योंकि शायरी के अंबार लग जाते हैं तो ज़्यादातर वो तवज्जो देते हैं, कोई मजमून वगैरह है
या कोई ये है तो उसको तरजीह देते हैं छापने में। जहाँ तक मेरी बात मैं बता रहा हूँ, मैं भी 50 साल से शायरी कर रहा हूँ 1970 से, है ना। मैंने देखा है कि कम से कम शायरों को छपने छपाने के बहुत मसाइल हैं। अच्छा, मसाइल है? हाँ, उनको छापता ही नहीं कोई, उनको छापता नहीं। हमारे ये एक बड़ी चीज है। आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी। शादाब साहब आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के बहुत सीनियर शायर हैं नासिक के, गुलाम अहमद जोया, उनका किताब का जब इजरा हुआ उसमें मैंने भी मजमून लिखा था जहान जोया के नाम से। सलाम बिन रज़ाक और बम्बई की सब पूरी टीम आई थी उनके इसमें, कालिदास गुप्ता, कालिदास रज़ाक, वो कालिदास हॉल में प्रोग्राम हुआ था। तो वो लोग बड़ा अच्छा रखते हैं, मराठी वाले लोग, वो वहीं की वहीं डिबेट रखते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ, शायर से वो लोग बात करते हैं। तो सलाम बिन रज़ाक ने उनसे बात की कि यार इतने कमाल के आप शायर हैं जो है साहब, आप नासिक में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, हम आप तक आपको जान नहीं सके, आप कौन हैं। तो उन्होंने यार उसका जवाब जो दिए, उनके दिल में जवाब जो था मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने कहा था कि यार देखो, मैं सबकी कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी भी कदर की जाए, है ना। तो अब मैं विदाउट रेफरेंस अगर कहीं अपनी तख्लीकात भेजता तो पता नहीं वो एडिटर मेरी तख्लीक के साथ क्या करता। किसी एडिटर ने कभी मेरे से कोई चीज़ मांगी नहीं, तो मैंने भी नहीं दिया उनको। देखो, कदर तो ऐसी चीज़ है कि गालिब को भी जिंदगी भर शिकवा रहा है। आज भी बहुत से लोग हैं। गालिब ने एक शेर में कहा है कि जो चाहिए नहीं वो मेरी कदर मंजिल है, मैं यूसुफ़ बकीमत अव्वल खरीदा हूँ। तो ये भी तो कहीं ऐसा नहीं होता तो कि जो एक बात मैं अब कदे कलामी की माफ़ी के साथ चाह रहा हूँ, उर्दू में बिल्कुल ये कदरदानी तो बिल्कुल है ही नहीं जो मराठी वाले करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे नासिक के थे ताते साहब शिरवाड़कर, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उस वक्त शरद पवार सीएम थे हमारे यहाँ के। तो सरकारी तौर पर जब उनका एजाज़ किया गया तो वो टीवी पे जो बताया गया, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कि सीएम अकेला वहाँ एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और सब वो उसके गिर्द जमा हो गए हैं लोग। हाँ, अच्छा। हाँ, उसकी हैसियत बड़ी बड़ी है। देखिए आप, हमारे यहाँ तो आए तो सीएम होगा, बाकी सब नहीं हो, वो रहेगा ही नहीं। लेकिन यार मैं बोलता हूँ वो उसको नो रिस्पॉन्स था सीएम को और सब इनको। तो ये बिल्कुल उमूमन चाहते हैं मराठी वाले लोग, अपने फनकारों की बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि पूछते हैं वो लोग। हमें तो पूछने का कोई वो नहीं है अब, या हमें नहीं है हमारे में, लेकिन वो लोग बाकायदा पाँव पड़ के पूछते हैं उनको। ये हमारे में नहीं है। नासिर काज़मी ने जो कहा था ना कि बज़्म सुखन भी हो सुखन गर्म के लिए, ताऊस बोलता हो तो जंगल हरा भी हो। तो जंगल हरा होना असबत ज़रूरी है एक फनकार के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है ना सिताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह के तौर पर भी लिखते हैं। गालिब ने वो गलत लिखा था, लेकिन अगर ये बात सलीम अगर बोलेगा तो मैं बोलूँगा यार सलीम, क्योंकि हम गालिब की तो सब कदर, गालिब को तो हर चीज़ की तमन्ना थी, गालिब को गदर से भी कुछ लेना देना नहीं था। देखो ठीक है, वो तो जाती, चलो ठीक है, बात ही हमारी कहीं और चले जाएगी। बात हम जो कर रहे हैं तो एक अलग बहस का मौजूद है। तो बात ये हम तो नकादों की बात। शब्बीर आसिफ जब बैठे हो तो गालिब का नाम ही नहीं चाहिए। हम तो गालिब के बड़े बहुत है, लेकिन वो तो गालिब के सारे रिश्तेदार और शायद जितने खानदान वाले सब खल्ले आ गया। वो तो बात ऐसी है ना, फिर बाद में जब शख्सियत पे बात आती है तो फिर बहुत बड़े बड़े शायरों की शख्सियत पे बात आएगी तो फिर वो कट हो जाएंगे। फिर लेकिन जब तकलीफ की बात आई तो तकलीफ में गालिब के बड़ा कोई नहीं। मेरी बात बता रहा हूँ, मैं जब तालिब इल्मी के ज़माने में मैं इब्न सफ़ी को बहुत शौक से पढ़ता था। ऐसा था कि उनका कोई भी नावल को है ना, कभी हमारे अतीक साहब की ज़बान में, अतीक अहमद अतीक की ज़बान में इब्न सफ़ी को पढ़कर कभी शायरी नहीं हुई हमारी। अच्छा। हाँ, लेकिन अब वो दौर चला गया, लेकिन अब मैं गालिब को पढ़ता हूँ। हम शायरी के बाद इब्न सफ़ी को पढ़ा शायरी के बाद अपने बैठ के इब्न सफ़ी को पढ़ाए हम या भाई बिल्कुल वो है। तो अब लेकिन अब मैं गालिब को पढ़ता हूँ और कभी शायरी हो। बता रहा हूँ जितना बड़ा शायर था ना, तो मैं बोलता हूँ उसकी शख्सियत भी उतनी बड़ी कमाल की। बहुत सारी बातें जिस पर गालिब पे लानतान आज हो जाती है ना, अगर वो गालिब हमको बताता नहीं तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता। रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, यार मेरा दिल हमेशा मचलते रहता गया कि काश कि ये शख्स हमारे अहद में होता और हम उसकी सोबत में बैठते और उससे बात करते। यार उससे बात करने का भी कमाल था। अभी लोगों में दौड़ते फिरने का हमने ये सोच बहुत तक जा सकता है। नहीं कमाल बहुत अच्छा। ऐसे अशार है ना कि जो आज भी राज कर रहे लोग, सब कह चुका। मैं किस्तों मर रहा हूँ, किस्तों मरने की तरकीब तो हमारे आज के जमाने की है, किस्तों में मरना। देखो ये वो गालिब लिखा चुका, मैं भी कट के न मरता जो ज़बां के बदले 10 ना एक तेज सा होता मेरे गमखार के पास। देखो यार ये शेर की तो क्या पता है, मैं भी कट के न मरता
जो ज़बां के बदले तशनाइक तेज सा होता मेरे, अरे मार देता है किसी ने मर जाता है, लेकिन कैसा कट कट के मारा यार उसने, ज़बान से मार दिया मेरे। तो यार ये गाली भी है, हाथ से मारना तो दूर, ज़बान से मारना सबसे खतरनाक होता है। डरे क्यों मेरा कातिल, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, तो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। और शरो आइन पर क्या हाँ? शरो आइन में मदार कहाँ, ऐसे कातिल का क्या करे। हम सब गालिब के वो है, तो हम गालिब के गालिब के बोलेंगे तो नहीं होगा, हम 2-2 घंटा यगाना ने गालिब से कहा था, किसे यगाना ने गालिब की मुखालिफत में जो गालिब को अप्रिशिएट करते थे, गालिब को मान देते, उनको गालिब क्या कहा है, गालिब चाहिए। तो हम इसमें हम राजी हैं। तो हम बात ये कहते हैं तख्लीक और तनकीद की, तख्लीक जो है वो पीछे रह गई, तनकीद आपको भी इस तरह के बहुत आते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि आपके मज़ामिन में कि आप ना वाकई बायस होके नहीं लिखते हैं। आपने किसी की फरमाइश पे बहुत, मैं सोचता हूँ ना के बाबी लिखा होगा, ना के बाबी लिखा होगा, शब्द की फरमाइश में लिखा सकता। एक बात खुल गई। चल ठीक है, लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए नाराज भी है मेरे, इसीलिए नाराज भी है कि नहीं, मैंने कुछ लोगों के नाम तो मैं भी जानता हूँ कि आपने उनका बगैर सिफारिश के उनके ऊपर मजबूर लिखा है, मैं भी जानता हूँ, पता है मुझे। देखो एक बात है कि बहुत सारी चीजों को, एक शहर में रह रहे हैं, एक माहौल में रह रहे हैं, हाँ ठीक है, एक इसमें रह रहे हैं, तो बहुत सारे, सलीम ने बहुत सारे लोगों पे लिखा। ये भी एक सवाल है कि हाँ। जैसे आपने शबीर साहब पे लिख दिया, चलिए ठीक है, आपको लगा होगा कि उनकी शायरी अच्छी है हाँ, और जाहिर दोस्त भी है, है, जाहिर है। लेकिन बहुत से नक्कादों ने बाकायदा फेवरिज्म करके हाँ, जो बिल्कुल। उर्दू अदब में जो एक जो ग्रुप बंदी को जो ले आया, हाँ बिल्कुल, जो उर्दू अदब में शायद ही कभी रही थी, जो इस सदी में रही है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि आपने तो देख लिया कि 2 ग्रुप तो बहुत बड़े रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो उन्होंने जो मामला ये है कि लोग जो चाहते हैं कि हम पर लिखा जाए, तो वो तरह तरह से आपको तरगीब देते हैं, ऐसा लिखते हैं वैसा लिखते हैं, ये लिखिए। लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो चाहे मैं उसको ना पहचानता हूँ, लेकिन उसका जो तख्लीकी काम है वो मेरे मेयार का होना चाहिए। मैं अपने मेरा जो ही मेयार होगा उस मेयार पर होगा, तो जाहिर है मैं बगैर बताए बगैर पूछे लिख दूंगा उसको। या तो फिर वो चीज़ ऐसी होना चाहिए कि मुझे खुद वो चीज़ तरकीब देगी, इस पर लिखो। अब वो कब होगा, मेरी दिलचस्पी के खिलाफ अगर बात है तो मैं कभी लिखूंगा नहीं। अब मेरी दिलचस्पी ज़बान में है, और आप जानते हैं लिसानियात में है, और तनकीद में है, और नावल में है, और ड्रामे में, हर चीज़ में दिलचस्पी मेरी, तो मैं हर चीज़ को उसी अपने मेयार से देखता हूँ। और इसलिए बहुत सारे लोग मेरे मेयार से अलग हट जाते हैं, वो मेरी रेंज में आ नहीं पाते कि मैं उन पर लिखूँ। इसके बाद भी मैंने, अगर शिकायत है मालेगांव वालों को, तो मैंने बहुत से मालेगांव वालों को लिखा है। वो सलीम से गलत शिकायत है, सलीम ने बहुत से लोगों को लिखा है मैंने, और ठीक है रस्मन लिख दिया है, इनमें कोई शक नहीं, लेकिन अच्छा लिखा है। आमतौर पर मेरे बारे में मशहूर है कि ये मुखालिफ लिखते हैं, मैं उस आदमी के खिलाफ कभी नहीं लिखता, और उसका जो लिखा है उसके खिलाफ। और ये तो अच्छी तनकीद होती है ना, कि अगर आपकी खामियों को निशानदेही करे तो अगली बार उस ठीक कर सकता है। खामियां नहीं, कमजोरियां, खामियां कमजोरी हो सकती है, उसमें होती है, लेकिन उसको ये कम से कम ये तो पता चल जाता है कि मेयार असल में क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो लिखा है ये गलत है, ये मेयार के मुताबिक नहीं है, तो उसको सोचना चाहिए कि मेयार क्या है। तो फिर मेरे से पूछिए तो बताता हूँ मेयार ये है। हाँ, तो इस तरीके से चीज़ें जो लिखने में आती है, तो मेरे पास जो लिखने का जो मेरा मौजू बनता है वो आमतौर पे सीधी बात, बेचारे शायर बेचारे अफसाने का नहीं रह जाते। मैं भी जब जिससे गालिब को पढ़ना पसंद करता है, मैं गालिब अभी भी लिखने को तैयार बैठा हूँ। अब कोई मौजू मिला तो आज मैं गालिब पर डालूँ, और मैं हर बार एक नया मौजू ही लाता हूँ गालिब पर भी। अच्छा, अभी तक मेरा ख्याल है मैंने 5-6 मज़ामीन लिखे हैं, 5-6 मज़मून पर किसी ने लिखा नहीं है, और वो मज़ामीन छप चुके हैं। तो इस तरह नई चीज़ें जो है ना, वो तख्लीकार के यहाँ से ही मिलती है, तो जो हमारे लिखने हमारे मेयार के मुताबिक होता है उस पर लिख डालते हैं। तो ऐसा भी तो हो रहा है ना कि अब तख्लीक और तनकीद तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा भी हो गया कि अब तख्लीक को तो साइडलाइन कर दिया गया, अब तनकीद पे तनकीद हो रही है। तनकीद पर तनकीद भी हो सकती है ना, नहीं हो सकती है, लेकिन इसको फोकियत मिल गई है, उसकी वजह है कि जो तनकीद पर जो लिखी जा रही है ना, तो वो भी जबान का अमल है। मैंने तनकीद लिखी वो जबान का अमल है, मेरी तनकीद पर किसी ने तनकीद लिखी वो भी जबान का अमल है। तो फिर हक है दोनों का। हक तो है, लेकिन दूसरे का हक मानना भी तो ठीक नहीं है ना।
सवाल मेरा ये है कि तख्लीक़कार जो बेचारा जो सफ़े अव्वल पे होना चाहिए तो ऐसा- था, वो तो हाशिए के बाहर चला गया। अक्सर ऐसा नहीं होता है, हाशिए के बाहर जरूर है, लेकिन ये कि कम से कम ऐसा हो रहा है कि तनकीद पर तनकीद लिखी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा तो बहरहाल बेचारे को हम अफसान निगार को शायर को ढूंढते हैं। अभी आपको क्योंकि अगर शायर अफसान निगार नहीं होगा तो नक्कात क्या करेगा? लिखेगा क्या है? बहुत बात सही, नक्कात तो होनी चाहिए, उसको कोई दो राय नहीं है, अच्छी बात है, तनकीद तो होनी चाहिए। तनकीद कोई बुरी चीज नहीं है, तनकीद के मानी ही खरा और खोटा पहचानना है। तो खरे और खोटे पहचानने का मेयाद तो बहुत आला होता है। बस ये पोजीशन गलत हो गई है, पोजीशन गलत कर दी। हाँ, तो या पोजीशन और फिर या तो बैलेंस गलत होगा। कुछ लोग सिर्फ खोटा ही खोटा निकाल देते हैं। हाँ, अच्छा, खोटा हो तो अगर बायस होके लिखते हैं, खोटा हो तो हाँ, ये गलत तरीका है। क्या इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा और इसको पढ़ाऊंगा, हाँ, इसको पढ़ाऊंगा, उसको घटा दूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं। इलाकाइया जिस तरह से आ जाती है। हाँ, लेकिन वो ऐसी चीजें चिल्ला के बोलती है कि मैंने इसलिए ऐसा किया। सही बात। मालूम हो जाता है कि इसने ये सोच कर किया है। जैसे हमारे जितने इलाकाई है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के इलाके की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो बिहार वाले कैसा सोचते हैं आपको मालूम हाँ, हाँ, है, बिल्कुल। बॉम्बे वाले कैसा सोचते हैं आपको मालूम कोकण है, मालेगांव वाले जो और छोटा इलाका है वो भी कुछ ना कुछ सोचते हैं बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से फिक्र आ ही जाती है। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा था कि सब चाहते हैं कि उन पे तनकीद लिखी जाए, तनकीद की ना जाए। हाँ, और दूसरी बात आपको ये बता रहा हूँ मैं मेरे यानी जो मेरी कहना चाहिए, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ कहना चाहिए, जो लोग इतना बोलते हैं हमारा सीना इतना ऐसा है, जो चाहे वो लिख डालो, ये डालो। अगर आप वजह तौर पर अगर तनकीद करेंगे तो तनकीद को कबूल करने का या बर्दाश्त करने का बिल्कुल यारा नहीं है, बिल्कुल यारा ही नहीं है हमारे लोगों को। आज के समय आप कसीदा ख्वानी करें तो आप बिल्कुल गवार आएगा, लेकिन अगर आप उस पर तनकीद कर देंगे तो वो ये समझेगा कि इसने मेरी जात पर लिखा है, ये मेरा मेरी जातियत पे आ गया है ये। तो हम लोग तनकीद के बिल्कुल आते हैं। तनकीद जात पर नहीं होती है, तनकीद उसके तहरीर पर होती है। उसके किए कराए पर होती है। हाँ, लेकिन जो कुछ किया है वो सामने आता है। ये तो तहरीर पर आप तनकीद करें तो वो भी जातियत पे आ जाती है। ये बता रहा हूँ मैं हमारे वालों को, हाँ, तो ये वतीरा कह ले या सेवा कह ले। है। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा एक लफ्ज आप किसी के खिलाफ में अगर बोल दिए या सच्चाई का इजहार अगर कर दिए तो वो तो यार कयामत ढा देता है वो। तो यार ये ज़र्फ बहुत कम है यहाँ, कम से कम बर्दाश्त का तो बिल्कुल मादा नहीं है। अरे इतने बड़े बड़े एडिटरों को मैंने देखा, ये देखा वो लोग यार कि दुनिया भर यानी एडिटर है तो उनके हाथ में तो मैं बोलता पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, वो तो कत्लेआम कर सकते हैं वो, लेकिन जब उन पर जब अंकुश नुमाई अगर की गई ना तो वो हत्या से कर गया। अभी तनकीद तख्लीक पे तो आ गया, आप तख्लीक पे आते हैं ना। वैसे बतौर हम आपको नक्काश जानते हैं, बतौर लिंग्विस्टिक लिसानियत के माहिर जानते हैं, लेकिन आपने तख्लीक भी लिखी है। आपके 3 नॉवेल भी आए हैं, लेकिन वो तीनों जो नॉवेल है वो एक अलग ही अंदाज में है, तजदीदी उस फॉर्म में लिखे गए हैं और जदीदियत के रंग में ढले हुए हैं, कहना चाहिए, सही होगा। तो क्यों आपने गए तो जैसे फारूकी साहब की मैं मिसाल दे दूं, सबसे बड़ी मिसाल है, फारूकी साहब जदीदियत के लंबरदार थे, लेकिन गए वो रिवायत की तरफ। आप जदीदियत की रिवायत उतने नहीं लगते, लेकिन आप चले गए उस तरफ, ऐसा क्यों? असल में मैं करके देखना चाहता हूँ तो मैं ये काम इस ढंग से कर सकता हूँ कि नहीं। 3 बार मतलब तीनों बार अलग है। अच्छा अलग है, तीनों जो है तजरीदी, लेकिन तीनों में फिक्र अलग है, लिखने का स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है। आप पढ़े उसको तो आपको पता चलेगा तो बिल्कुल अलग यानी जो कुछ तकलीफ है इसमें रंग तीनों में अलग है, चाहे लिखा है एक आदमी ने, और लेकिन उसका उसलूब जो जबान का है वो तीनों का एक है। अच्छा, सिर्फ उसमें जो ढंग है, जो मौजू है वो बिल्कुल बदले हुए हैं। तो असल में मैं आपको बता दूं, हालांकि एकदम जाती बात है कि मैंने यानी बयानिया को यानी अफसाना बयान करने को, नज़्म बयान करने को बहुत ढंग से पढ़ा है, कई तरह से पढ़ा है। अच्छा। हाँ, और मैं हर अफसाना निगार के लिए मेरे पास एक मेयार है, हर अफसाना निगार के लिए कि उसने दास्तान अमीर हमजा पढ़ी होनी चाहिए। अच्छा, नहीं पढ़ा तिलिस्म होशरुबा तो पढ़ी होनी ही चाहिए, वो जो मिल जाती है। उसकी 10-11 चीजें हैं, 12-15 हज़ार सफ़े हैं। लेकिन वो जबान अलग थी। हाँ, तो कुछ भी हो, हाँ, लेकिन जबान मुश्किल है, लेकिन बयान के सारे तरीके जो अभी लोगों ने दरियाफ्त नहीं किए सब है उसमें,
उसमें कॉमा फुल स्टॉप तक नहीं है आदमी। हाँ तो बस यही तो ये आपको एक्सपर्ट बनाती है ना। अच्छा, ये बयान करने में, बयानिए में आपको एक्सपर्ट उससे होते हैं। मतलब है कि आपको संजीदगी से बैठना पड़ेगा कि मैं इसका तालिब इल्म हूँ। अच्छा, ऐसा हमारे अफसर निगाह करते नहीं, करते नहीं। 2-4 सफ़े हो जाते हैं और समझ लेते हैं कि बड़ा अफसाना लिख डाला मैंने, और उसको इधर सुना उधर सुना करते हैं और चाहते हैं कि इस पर दाद मिले, इस पर तनकीद लिखी जाए। मुमकिन नहीं है। आप तो होशुबा उसकी बात कर रहे तो हैं, मेरे पास नहीं पढ़ा लोगों ने। हेलो, मेरे पास यही मेयार है, और मैंने ये मेयार, मैं आपसे नहीं कर रहा अच्छा, हूँ, मैंने ये मेयार बॉम्बे यूनिवर्सिटी में शमी अनवी की सदारत में भी कहा है। अच्छा, शमी अनवी साहब मरहूम बेचारे दास्तान के बारे में सारी बातें बता रहे थे। मुझे लगा कि इन्होंने पढ़ा नहीं है लेकिन बता रहे, और मैंने लगा नहीं, मैंने पूछ लिया, हज़रत मैंने आप दास्तान पढ़ी है, आपने ये दास्तान पढ़ी है क्या? हड़बड़ा गए और नहीं कह दिया। लेकिन अच्छा, ये था नहीं, हाँ नहीं, तो मैंने हज़रत फिर बात माफ़ करना, मैंने इसलिए कहा था कि 30 में होश ओवर मैंने पूरा मजमून लिखा है, मेरा मजमून छपा हुआ है, तो वो तो शायद आपने देख ही लिया होगा, देख लेना चाहिए। लेकिन आप जो चीज़ पढ़ी नहीं उस पर ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि होशरुबा को मैंने 15,000 सफ़े पूरे पूरे पढ़े। अच्छा, और उसमें इतने अजीब अजीब बयानिए के तरीके हैं कि अफसाना निगार हमारे जानते नहीं। और उसको थोड़ी बहुत जो कहीं रसा आता तो इंतजार हुसैन का मिलता है। अच्छा, दास्तान वाला वो भी, और उसने भी दास्तान वैसी पढ़ी हुई है, और वो सारे बयानी वही सुनाता है। और आपकी इत्तला के लिए इब्न सफी का, इब्न सफी को हम इसीलिए पढ़ते हैं ज़्यादा कि उसके बयान के बहुत सारे तरीके ना वहीं से आए। अच्छा, एक बात यही इनकी बात की तौसी कर रहा हूँ मैं। इब्न सफ़ी का एक इंटरव्यू पढ़ने में आया था मेरे। इब्न सफ़ी से पूछा गया था कि आपको लिखने की तहरीक कहाँ से मिली, तो कहा था तिलिस्म होशरुबात से तहरीक में। तो उन्होंने तो उसको तिलिस्म होशरुबा को नई ज़बान में छापा भी ना, तिलिस्मी दुनिया के नाम से। वो हर महीने एक शबाना निकाला करते थे। अच्छा, हाँ, बरसों जैसे जासूसी दुनिया। वो कौन निकालता था ये? यही क्या नाम था उसका, ख्वाजा अब्बास, क्या नाम था? अब्बास हुसैन। अब्बास हुसैन। अच्छा, अब्बास हुसैन निकालते थे, पूरा ग्रुप था 4-5 लोगों का, हाँ। और उसमें तिलिस्माती दुनिया के नाम से था। तिलिस्माती दुनिया के नाम से वही क्या कहते हैं, अमीर हमजा की दास्तान ही होती थी, लेकिन नई जबान में। आप कह रहे उसमें कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, तो सब लगा देते बेचारे। अच्छा, और हर महीना कम से कम 150-150 रुपए का वो शाये करते थे, और सारे उसमें सारे बयानी के सारे ढंग उसमें आ जाते थे। लेकिन चूंकि वो आसान बनाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ी की है, लेकिन इब्न सफी के नावलों में ऐसा नहीं हुआ। फारूकी साहब ने भी थोड़ा काम किया। फारूकी ने तलखीस की है, तलखीस का काम किताब किया। छपी है वो। किताब यहाँ छपी है और पाकिस्तान में भी उसकी छप गई है। वो यहाँ जल्दी हम छापने वाले हैं। 4 जिल्दों में फारूकी ने पूरी 46 जिल्दों में काम किया। और वो कमाल की लिखी है। दास्तान अमीर हमजा जो है 46 जिल्दों में, यानी कम से कम 46,000 सफ़ात मान लो, उसको 50 कर सकते हैं आप आसानी से। और फारूकी दावा था कि मेरे पास है, वो मैंने पढ़ी है, और उन्होंने 4 जिल्दों में काम भी किया है, छप गई किताब। पाकिस्तान में छपी, यहाँ छपने वाली, यहाँ यहाँ भी हम छापने वाले, शाहिदी हम छापने वाले। नहीं, वो तो उस पे काम किया है उसका काम ही किया, लेकिन वो बाकायदा जो काम पाकिस्तान में हुआ है वो ऑक्सफोर्ड ने छापा है। वहाँ पर 4 जिल्दों में तिलिस्म होशरुबा और 3 जिल्दों में दास्तान हमजा। तो उसका तलखीस की होगी उन्होंने। होता है तलखीस का कुछ हिस्से निकाले होंगे उन्होंने। मैं क्या कर रहा हूँ, होशरुबा जो है ये इस वक्त जो छपी हुई है, क्या है, रजा लाइब्रेरी वालों ने छपी, पटना वालों ने, तो वो 11 जिल्दों में, और हर जिल्द कम से कम 1,000 सफ़े की है। हालांकि ज्यादा ही, वो 1200-1500 सफ़े का एक जिल्द है। तो अब उसको उसकी तलखीस तो उन्होंने भी की थी, असर सरी ने। होशरुबा की तलखीस छोटी सी है, और उसको बिगाड़ने वाली हमको बिगाड़ने वाली वही किताब। अच्छा, पहले बचपन में 6ठी-7ठी में जब मैंने पढ़ लिया तो मैंने, ये कौन सी किताब है? अच्छा, उसमें तस्वीरें पढ़ी थी, अजीब तस्वीरें थी, छुपा के पढ़ते हैं। तो वो कमाल की है कि वो सब पूरी जबानी सुनाई गई है। अच्छा, खास बात उसकी वो अहमद हुसैन थे। हाँ, जानता हूँ, कई लोग थे उसमें। तो मैंने 2 भाई थे, दो लोग भाई नहीं थे, अहमद हुसैन कमर और मोहम्मद हुसैन जहाँ। मोहम्मद हुसैन जहाँ। ये और दोनों मैं सुना कुछ अलग-अलग दास्तानों में अलग-अलग लिखने वाले, मैंने बोलने वाले। मैंने ये पढ़ा है कि वो यहाँ तक उसने बयान किया, उसके बाद से वो दूसरा आया उसकी जगह वो लेके, हाँ भाई कहाँ तक, और उसके बाद ये शुरू। उसको मालूम नहीं किया, बस बगैर तैयारी के। मतलब वो बयानिए का ढंग है ना, फन है, तो बयान का ही फन है, और वो सारा फन कई तरह का है उसमें। तो सवाल तो ये उठता है कि तो आप उसको इतना जब पढ़ते अच्छा बयानिया पढ़ चुके थे, आप तो फिर तजदीद अच्छा, में सारा तो बात नहीं कर सकते क्या? वो भी है ना उसमें। अच्छा, वो सब और क्या, अरे बाप रे। अरे वो सब उसमें तो शादाब उसमें
एक जलसा हो रहा है, दरबार हाल भरा हुआ है, और जो हीरोइन उसको बांध के रखा है, एकदम बांध दिया बिल्कुल, और सामने बादशाह बैठा हुआ है, खतरनाक बादशाह। ये क्या नाम था उसका? सामने नहीं वो, अरे यार मुझे याद नहीं रहती बहुत सारी बातें। बहरहाल वो बॉस वहाँ बैठा हुआ है और दिखा वहां से हुक्म दे रहा है, ये करो वो करो, इसको बांध के रखा है। इसको क्या सोचती है, हाथ छूट जाता है इसका, निकाल के जूता फेंक के मारता है बादशाह को। कौन? यही जो पता था, कह दी हीरो, क्या दिया? जूता फेंक के मारता है ना, तो मालूम है क्या होता है, क्या होगा? वो कांच टूट जाती है। अच्छा, है कि नहीं आज के जमाने में? आज के जमाने में आप वीडियो देखते हैं कि नहीं यार, कांच के ऊपर बैठे में बटन दबाए तो आगे काटता है। तो ये वो था उसमें, यानी बादशाह नहीं था वहाँ खाली, लेकिन वो जहाँ से भी वो बैठा हुआ, जहाँ से रिले कर रहा था, टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट कर रहा था। तो ये हाल ऐसा होता है, ये सारी चीजें उसमें है ना, जो एकदम जब दास्तान गोई की तरफ फिर आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो ट्रेडिशन खत्म हो गया था, शुरू हो गया, बहुत हिट हो रहा है, बहुत हिट हो रहा है। लिखी भी गई बहुत सारी, जैसे आपके नहीं लिखी गई है, नई कहानियों पे बनाई जा रही है, कहानियों पे बनाई जा रही है दास्तान, बहुत अच्छी बात। तो आपने तो इतना आप इतने महसूस जितना हो रहे हैं, हम भी बहुत महसूस हो रहे हैं उस दास्तान से, तो आप कसम लगा कि इस तरह की दास्तान ही आप एक लिखे? नहीं तो फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में नावल लिखे थे। अच्छा, तो वो तीनों एक ही हिस्से हैं या तीनों अलग अलग है? तीनों अलग हैं, तीनों के मौजू। पहला तो मोहब्बत के मौजू पर लिखा हुआ है, जो इंटरनेशनल मौजू है, हाँ, वो दो अलग और वो जमानों के मोहब्बत है, जमानों के बहुत सारे किरदार है उसमें, और कभी माजी में रहता है तो कभी हाल में आ जाता है, कभी मुस्तकबिल में चला जाता है, और अपने आप को ढूंढ रहा है, अपने आप को ढूंढ रहा है, नहीं जो जिसको कहते हैं ना बार बार जन्म हो रहा है, तो उसका जन्म बार बार हो रहा है उसमें। लेकिन नावल में नहीं होता जन्म उसका हमको ऐसा लगता है कि इसका जन्म हुआ दूसरे में, लेकिन वो होता नहीं है। तो वही एक कैरेक्टर बैठा हुआ जो सोच रहा है, माजी और मुस्तकबिल और सब पूरे जमानों को देख रहा है। तो ये बात तो बहुत अजीब चली थी लोगों को, यार ये पुरतुल हैदर के बाद जमाने को तोड़ने वाला है, ये नावल है। अच्छा, फिर एक नावल मेरा जो आया था वो जंग पर मौजूद है। अच्छा, वीर गाथा देखा नहीं, मैं देता हूँ आपको। नहीं, मैं वो नहीं देखी, मैंने जीप से चुमने तक देखी है। तो निशानियात खुश, नहीं, सांप का सीढ़ियाँ देखी है। सांप और सीढ़ियाँ, ये एकदम नए मौजू पर है। तो वो उसमें सांप का सीढ़ियाँ पॉलिटिक्स पे, वीर गाथा में जंगों का हाल है, और सारी जंगें जो हो चुकी है, जो हो रही है, जो होने वाली है। अच्छा, होने वाली का भी जिक्र तो मैंने किया है। होने वाली मतलब ये मार रहा है एक दूसरे, कुछ नहीं भाई, बटन दबा हुआ है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर है, कोई कहानी सुना रहा है, मैं रह गया, और कंप्यूटर रह गया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और सब सीन उसमें चल रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से ये है। और फिर ये सांप और सीढ़ियाँ तो जाहिर है नाम से मालूम होता है, चढ़ना उतरना, पूरी पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स। अच्छा, उस वक्त की बात है जब आपके वो साहब थे, कौन? वाजपेयी साहब थे, तो उनकी सदारत के जमाने में मैंने ये लिख मारा था, और हिंदी में भी छपा है। अच्छा, 5-6 किस्तें इसकी हिंदी में छपी है। वो शेष में, जोधपुर के शेष में, उसमें छपी है। पेशरावत में छपी 5-6 किस्तें। फिर मैंने इसको, एक लड़का एमफिल कर रहा था, उसने देखा मसौदा पड़ा, मैं छपा देता हूँ, तो छपा दिया। अच्छा, छप गया, पीएचडी उसको मिल गई। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मैं आपसे एक सवाल में सवाल अच्छा उल्टा है। हाँ, उल्टा मैं एक सवाल करूंगा। आप एडिटर है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल भी कर रहा हूँ मैं, कि देखिए, आप अगर फ़लस्तीन के अगर अदब को आप देखेंगे तो पूरा के पूरा आपको एक पूरा कहना चाहिए कि एक अंबार नज़र आ जाएगा आपको मुज़ाहमती अदब का, है ना? आप पाकिस्तान के अदब को अगर देखेंगे तो वहाँ मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ में क्या क्या कमाल का अदब तख्लीक किया, उन वैसे ही हाल में हम भी जी रहे हैं, है ना? लेकिन हमारे यहाँ वैसा मुज़ाहमत का कोई तस्वीर ही नहीं है। इसकी क्या वजह है? मुज़ाहमती अदब हमारे यहाँ है ही नहीं। हम लोग सब जैसे ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। उसकी दो वजह एक मुझे ऐसा लगती है। हाँ। एक तो जो ये हम शायरी जो मुशायरे तक महदूद हो गई है, हाँ, सबसे बड़ी वजह। अच्छा। और जो उसकी गजल की जो तारीफ बयान की थी, औरतों से बातें करना। अच्छा। तो वो औरतों से, आज हम औरतों से बातें कर रहे हैं। हमने गजल को बाजू को जगह गाली इकबाल और उन्होंने कहाँ ले गई थी, लेकिन हम वो गजल की उसकी तारीफ पे बैठे हुए। दूसरी सबसे बड़ी आपने जो, माफ कीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी आपने जो बात बताई ना, मुझे लगता है जो कि उर्दू में सिर्फ 10% ही, या जो आपने फीस बताया, नस्ल लिखी जा रही है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है नस्ल हमारे कम लिखी जा रही है। नस्ल में अगर जब तक ज़्यादा नहीं लिखी जाएगी, जब तक हमारे, देखिए रशिया में क्या हुआ, रशिया में कितने नॉवल लिखे गए,
कितने नॉवेल लिखे गए, बड़े बड़े नॉवेल लिखे गए पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में नॉवेल ही नॉवेल लिखे लिखे जाते हैं, और वो भी ऐसे मोटे मोटे मोटे। हमारे कितने नॉवेल लिखे गए, हमारे यहाँ नॉवेल अब आया है लिखना, लेकिन अब लोग बताए नाम नॉवेल लिख रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नॉवेल हाँ पढ़ते नहीं, मज़ामती अदब बोला कोई अदब लिखते ही नहीं जाता है, उसकी वजह गया थोड़ा बहुत साजिद वगैरह के ज़माने में उन्होंने इतिहास पर लिखा है मज़ाब में। कहीं मुझे तो इस अंदाज की बहुत कम चीज़ है, मैं तो बोलता हूँ उससे ज्यादा मजलूमियत है हमारी आज, बहुत ज़्यादा, बहुत। लेकिन यार कहीं ऐसा कोई अदब हमारे यहाँ से आ ही नहीं रहा, खासतौर से उर्दू में, कि पता ये नहीं असल में मुझे ये वजह लगती है। अभी आप लोग नहीं, बेहतर पढ़े हैं वो मुझसे ज़्यादा। भाई हमारे हमको यार नक्कादों ने शहरों को बहका दिया, मुशायरे वाले शहरों को बहका दिया है कि तुम इसी में रहो, इसी में खुश रहो, हम लोग मावाजी करते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, बस ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गया तो हम किस काम के लिए। सही बात है। ये बड़ी मुसीबत यही है। सर फिल्मों में हो गया है ना कि फिल्मों में होता था कि आप ये लिखिए, पब्लिक को ये पसंद है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता था ना, ऐसा नहीं होता था। पब्लिक तो जो दिखाओगे वो पसंद वो करती देखेगी, थी, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो होते थे दिमाग उनका कम होता था, वो ये कहते थे कि नहीं नहीं पब्लिक को ये पसंद है, ये दिखाओ। शायरों में मैंने देखा है ये कि हाँ, पब्लिक जिस पे जो वाह वाह करेगी ना शेर, वो वैसी शेर कहते हैं। अभी मैं एक मुशायरे में बैठा हुआ था, उस वक्त मुशायरे में सबसे बड़ा मुशायर शायद हारिस अंदौई था। जैसा भी थे शायर हाँ, अच्छे थे, मुशायरों के तो अच्छे हाँ, शायर तो थे, जाहिर है। लेकिन मैं देखा कि वहाँ पे एक साहब जो है वो मुसल्ले और मसवाक और नमाजी और इस तरह की अशार सुना रहे हैं, उस पर बद वाह भाई। और जब हाथ नई साहब खड़े हुए और जब अच्छे शायर शेर सुनाने लगे तो पब्लिक उठ के जाने लगी, उन साहब को वापस बुला के वही शेर वापस पढ़वाए गए। तो ये हो गया है, ये हो गया है। इसलिए जो है ना हमारे यहाँ बड़ा अदब, और सबसे बड़ी जो वजह है ना लोग पढ़ नहीं रहे। अभी आपने कहा ना दास्तान, अभी जो आपने जब जिल्दे गिना दी ना उसकी, तो वो उससे बेहोश हो जाएगा कि कौन पढ़ेगा, इतना पागल है। तो फिर हम उसको अफसाने का नहीं मानते ना, हम नहीं मानते, तुम पर लिखते भी नहीं हम। सही बात। तुम तो लगा बैठे घर से, भैया जाए कम से कम 3 जिल्दें पढ़ गया, एक तो पढ़ दे, एक तो पढ़ ले। अच्छा, ऐसी अजीब व गरीब किताबें हैं यार, हर जिल्द उसमें एक जिल्द नंबर 3 जो है ना, तुमको पढ़ लगेगा जासूसी नॉवेल पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, पूरा जासूसी नॉवेल ही है एकदम अलग सबसे। वाह। सब जो असल में दास्तान में एक कहानी दूसरी कहानी से भिड़ी रहती है, चाहे ताल्लुक ना हो लेकिन भिड़ा देते उसको लोग। तो उसमें एक जो निकल गया ना, वो हीरो जो था उसका, वो अब रैयार निकल गया, तो पता नहीं कहाँ सी दुनिया सैर करते फिरता है और जासूसी करता है। अच्छा, बोला नहीं तो सारी सभी का सारा माल यही से आया हुआ है। आपने मेरा स्टॉक बढ़ा दिया। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो पहले बात हुई थी सलीम साहब के, आप क्या काम करें, तो आपने बताया कि आप एक नया मौजूद आपने अभी मजमून पूरा किया है। अच्छा, उस ताल्लुक से हमारी तो कैमरे पर बात नहीं हुई थी, तो आप उस तफसील जब बताइए कि आपने क्या आखिरी काम खत्म किया। ये 1938 में किताब शायरी थी अंग्रेजी में, उसका नाम था द फॉरेन वोकेबुलरी ऑफ द कुरान। उसमें मुसन्निफ ने कम से कम 318-20 अल्फाज कुरान में से निकाले हैं और उनकी तशरीह की है। उनकी तशरीह उसने साइंसी ढंग से की है अपने नज़रिए से, और ये बताया है कि ये लफ्ज़ अरबी नहीं है, ये लफ्ज़ सुरयानी है, ये लफ्ज़ इब्रानी है, नबती है, कुबती है। 53 तरह की ज़बानों के नाम उसने दिए हैं कि ये लफ्ज़ ऐसे ऐसे इसमें कुरान में है। और ये तो थी ठीक है, लेकिन उसने जो जिस ढंग से हुजूर पर हमले किए हैं, कुरान पे हमले किए हैं, इस्लाम पर हमले किए हैं, वो सारी बातें जो हैं वो तो जाहिर है मेरे जैसे मुसलमान को तो तकलीफ देने वाली है। तो मैंने किसी को तकलीफ देगी हो तो मैंने सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन का तर्जुमा किया है, क्योंकि किताब इतनी मुश्किल है, उसमें 53 ज़बानों के रसूमुल ख़त में अल्फाज लिखे हुए हैं। अच्छा, जो कोई जानता नहीं आज। सही बात है। तो शायद ही कोई मिले जो 5,000 साल पहले की हिब्रू को जानता हो, 5,000 साल पहले की अकाडियन को जानता हो, नहीं मिलेंगे आपको। तो या जब तहरीर शुरू हुई थी तो उसमें जो बाइबल लिखी गई थी वो तहरीर आज कौन जानेगा। अच्छा, फिर आप बता भी नहीं सकते कि ये जो आजकल तौरात और बाइबल आज जो पढ़ी जा रही है अंग्रेजी के तर्जुमे के साथ या यूनानी के तर्जुमे के साथ, वो तर्जुमा असली नहीं है। वो असली ज़बान जो थी उसकी हज़रत मूसा की इब्रानी थी, हज़रत ईसा की सुरयानी थी। इन पर जो किताबें उतरी थी उनकी अपनी ज़बान में उतरी थी। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है कि हर नबी की ज़बान में उसी किताब आती है, दूसरी ज़बान में आ ही नहीं सकती। जैसे हुजूर पर अरबी में आई तो ज़बान अरबी हुजूर की चल रही है, लेकिन उसमें वो कुछ अल्फाज जो है वो गैर ज़बानों के, गैर अरबी की भी है। अब इसका ये मसला ये है, साइंस का मसला ये है इंसानियत का, कि यार ज़बानें जो है मिलजुल कर काम करती है। दुनिया की हर ज़बान, दुनिया के किसी भी खित्ते में जाएंगे आप, अगर वहाँ 2, 4, 6 ज़बानें हैं तो वो कोई अकेली ज़बान ही नहीं कर सकती मैं बिल्कुल
यानी सबसे आज़ाद हूँ, मेरे अंदर मिलावट बिल्कुल नहीं है, कह ही नहीं सकता कोई। माहिर तरीन कोई भी ज़बान का माहिर हो नहीं कह सकता इस ज़बान में दूसरी ज़बान के अल्फाज नहीं मिले, अरब वाले भी नहीं कह सकते। तो उसमें भी बहुत सारे अल्फाज जो हैं गैर अरबी के भी हैं, उसकी तशरीह उसने की है। बहुत कभी कभी तो अच्छी तशरीह भी है, बाज़ जगह ऐसी तशरीह है कि यार मजाक लगती है। अच्छा। गैर ज़रूरी किस्म के उसने बढ़ा दिया उसको कि ये लफ्ज़ यहाँ से आया हुआ है। तो मैंने तो देखी, पूरी किताब देखी है, लेकिन मैंने तर्जुमा से उसकी इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें अल्लाह, रसूल, कुरान, मुसलमान उलमा, मुसलमान जितने माहिरीन थे लिसानियात के, सब की असहाबे किराम सब की उसने बेइज्जती की है। अच्छा। तो मैंने उसका तर्जुमा किया, उस पर अपना तबसरा भी लिखा है साथ में, 4-5 लाइनें तर्जुमे की हैं और 8-10 लाइनें मेरे तबसरे की हैं। इस तरह पूरा मजमून चला हुआ है। तो ये देखो, अभी जब असल में ये किताब मुझे अहमदाबाद में पीर मोहम्मद लाइब्रेरी है, वहाँ के बॉम्बे वाले साहब, बॉम्बे वाले साहब ने मुझे वो किताब दिखाई और ललचा दिया, अरे हजरत मुझे एक कापी दे दीजिए। तो उन्होंने 10 रुपये दिए थे मुझे पहले, अच्छा। निकाह से 2 साल पहले। अच्छा। वो 10 रुपये पढ़ा तो मैं क्या होता, मेरा तो पेट नहीं पड़ता वाला। सही है। तो मैं भी पिछले 4-6 महीने पहले गया ना, तो उन्होंने किताब निकाली, ज़ेरॉक्स की। देखो बोले जेरोक्स की भी है मेरे पास एक कापी है। बोला हजरत अगर आप देना चाहे तो दूसरी कापी मेरे को दे दीजिए, जाओ ले जाओ। तो मैं उसकी जेरोक्स करके लाया, फिर मैंने जब पढ़ा, रातों रात नहीं पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन। तो मैंने उनसे कहा था हजरत मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ जरूर कीजिए, आप तो छाप रहे हो उस किताब को, छाप रहे हो? किताब अंग्रेजी में छप रही है अभी फिर से। वापस चल रही है। हाँ अभी वो लोग कह तो रहे हैं, इस मतलब छापते कि नहीं छापते, लेकिन कह रहे हैं वो लोग हम छाप रहे हैं और आपको मजमून भी कहीं काम आ जाएगा। सही है। इस तरह चल रहा है। एक शख्स ने और लिखा है मजमून, बड़ौदा के थे प्रोफेसर मकसूद, तो उन्होंने इसी किताब पर लिखा है, लेकिन मैंने कल पढ़ा उस मजमून फिर, तो आधे से ज़्यादा मजमून यानी 40 सफ़े का मजमून वो भी है, लेकिन आधा मजमून जो दूसरे मसाइल पर ही है। जो तुम कह रहे थे हजरत माविया पर उसने 10-20 सफ़े लिख डाले हैं। हज़रत माविया पे, हजरत माविया पर 10-20 सफ़े लिखे, हिमायत भी लिखे उसने, क्योंकि उसने बहुत गड़बड़ की उसने इन लोगों के साथ के, इन इस्लामी कैरेक्टर्स जितने भी सब पर। तो इस तरीके से वो किताब अभी सामने आ रही है, देखें क्या करता है। लेकिन सलीम माविया पे इन्होंने लिखे हैं अबू लाला ने, है ना, वो पूरी की पूरी उनके फेवर में है ना, माविया के फेवर में लिखे उन्होंने लिखे, वो अगेंस्ट में लिखे उन्होंने, लेकिन तकी उस्मानी ने उनको जवाब दिया है माविया जो भी है इस तरह जो भी मामला। लेकिन एक इस तरह की किताब पे लिखना एक तरह से बहुत जो कंट्रोवर्शियल हो। एक मैं अपनी बात जाती किताब तो कंट्रोवर्शियल थी, मैंने लिखा भी उसमें, नहीं, मैं जिस जमाने में किताब छपी थी पता नहीं लोगों ने इसका रिएक्शन क्या लोगों ने दिया, उसका कुछ देना चाहिए था ना, कहीं कुछ कमाल- अच्छा इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे उस जमाने बहुत में। बड़े बड़े लोग मौजूद थे। बहुत पढ़े लिखे और बड़े जमानों पे वो अच्छा, था उनको काफी। अच्छा भाई लंदन में छपी और बड़ौदा से निकली किताब हो, तो जाहिर है बड़ी जगह से निकली, बड़ी जगह से फैली, तो उसको तो बड़े लोगों ने पढ़ना ही चाहिए था सबने। लेकिन अब मैं अच्छा जो भी इस्लाम के खिलाफ लिखता है ना, वो हीरो बन जाता है, उनको हीरो ही बना आपको देते हैं। ऐसा लगता नहीं कि हम ही उसको हीरो बना देते हैं नहीं कि हम नहीं। उसकी चीज को मैं आपको फैला- बता रहा नहीं, एक हूँ। मिनट, हम मैं मैं जो आपको कहना बता चाह रहा रहा हूँ कि जैसे मैं एक फिल्म के नाम लेता हूँ, नाम लेना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन नाम हाँ, लेता हाँ। हूँ। एक फिल्म आई थी, बहुत सी ग्रेड की फिल्म थी, अंग्रेजी की, मोहम्मद के नाम से, नाम उसका शायद यही था या कुछ था, रंगीला मोहम्मद है। हाँ रंगीला रसूल है, रंगीला किताब रसूल ये तो किताब है, नहीं, किताब नहीं सही, फिल्म थी, मोहम्मद नाम से कोई थी। उस पर बहुत एतराज हुआ कि ये रसूलुल्लाह के बारे में बहुत बुरी थी ये वो। और मैं जब एहतजाज हुआ देखा तो फिर मैंने भी यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे मैंने उनकी फिल्म शुरू की, तो बहुत ही घटिया प्रोडक्शन। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने फिल्म देखी नहीं, 5 मिनट चलाया, फिल्म बहुत घटिया टाइप की बनाई फिल्म थी, यानी कोई यानी सी ग्रेड, हमारे यहाँ सी ग्रेड भी अच्छी फिल्म बनती है उसके यहाँ बेकी के हिसाब से बताओ, तो मैं लगा ये फिल्म क्या देखने का। फिर मैं थोड़ा चलाया, मैंने बंद कर दी, फिर मैं अपने आप को मैं बहुत लाद मनाद करने लगा कि मैंने खोल के देखा क्यों। यूट्यूब का क्या सिस्टम है, यूट्यूब का नजरअंदाज करना चाहिए, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। खत्म। यूट्यूब पे तो यही होता है कि अगर आपने एक बार खोल लिया तो आपका एक व्यू काउंट हो गया। ऐसे ही वो आपने एक बार खोल दिया, मैंने खोल दिया, 3 व्यू हो गए उसको। ऐसे अगर 3000 लोगों ने देख लिया, 3000 व्यू हो गए, तो वो उसकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। तो फिर जब वो पॉपुलर लिस्ट में आ जाएगी, जब पॉपुलर लिस्ट में आ जाएगी तो अपने आप वो है ना हर जगह फैलेगी कि देखो ये पॉपुलर वीडियो है। तो इस तरह से ऐसा होते होते ना, जब अब अगर एहताज नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसी कोई फिल्म आई है और मैं देखता उसको। तो क्या ऐसा लगता नहीं आपको कि हम ही जिसको बढ़ावा देते हैं इस चीज? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जिंदगी भर कलम घसते रहिए, है ना, आपको कोई जानेगा नहीं। आपको अगर मशहूर रातों रात मशहूर होना है तो आप इस्लाम के खिलाफ में इस्लाम के खिलाफ लिख लो, तस्लीमा नसीब बन जाएंगे आप।
लेकिन एक सवाल ये भी था कि इस्लाम के खिलाफ लिखना अलग है, इस्लाम को गलत तरीके से पेश करने वालों के खिलाफ लिखना अलग बात है। दो बातें हैं। जैसे मेरे अब्बा के बारे में लोग बहुत कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, मेरे अब्बा लिखता इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं लिखा उन्होंने तो इस्लाम को गलत तरीके से पेश करने वालों के खिलाफ लिखा। तो ये दो बातें होती हैं, लेकिन चलिए ये तो बहस अलग है, लेकिन तो हम तो इस पे हाँ, बात वही कर रहे हैं। तो ये किताब ये मजमून हो चुका आपके तकरीबन। लिख लिया है तकरीबन। मैं तो ये बोल रहा हूँ उस ताल्लुक से, मजमून के ताल्लुक से जी। कि वो छापेंगे वो लोग, अहमदाबाद वाले अहमदाबाद लोग, वाले। अलग से भी उसको छप जाना चाहिए। हाँ, हाँ, मैं उसको- बिल्कुल छपेगा तो अलग से भी। बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल। और सलीम का एक अलग ही काम है। सलीम ने का एक मुस्तकिल एक तर्जुमा बहुत अच्छा किया इन्होंने, मैंने तो अभी पढ़ के आ रहा इस हूँ। चीज़ का वही अच्छा, उसी तर्जुमा का- खुद इन्होंने की। अच्छा उसी तर्जुमा ही किया, तर्जुमा क्या कि आपने फिर बस वो तकरीबन लिखा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो फुल इसके 30 और बहुत, आप देख लो DTP किया हुआ 30, कितना बड़ा मैटर है वो। बड़ा मैटर 30 सफ़ा है, 30 सफ़ा थे वो। तो ये बड़ा कर दीजिए डबल। और इतना अच्छा तर्जुमा इन्होंने किया है, तर्जुमा बहुत अच्छा अच्छा किया। उस और मजमून जो का अच्छा तर्जुमा उसमें करके फिर आपने उस पे मजमून लिखा। नहीं, उस पे वही तर्जुमे पे तो इन्होंने तफसीरा किए नीचे, मैंने साथ में अलग जो जो इन्होंने अच्छा, बिल्कुल मिला के। simultaneously चल रहा है। एक पर एक, वो दो बातें कहता तो मैं दो चार बातें मैं कहता था, हाँ। फिर वो दो कहता, फिर मैं दो इस कहता, तरह चल रहा है। पूरा तर्जुमे की शक्ल बदली हुई है। हाँ। आमतौर पर तर्जुमा पूरी एक किताब पूरा एक मजमून तर्जुमा और तफसीरा दोनों साथ 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 चल रहा है। साथ साथ चल रहा है। चलिए एक तो ये एक बहुत अच्छी बहस बहुत है, अच्छा काम है ये। बहुत अच्छा काम था। बल्कि मैं तो सलीम को पढ़ के यही बोला था कि यार ये तोहफे आखिरत है आपके लिए। इंशाल्लाह। चलिए इतना ये अच्छा काम बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और सलीम मैं साहब बोला के साथ, थोड़ा- और सलीम साहब के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हमने तनकीद पे बात की, तहकीक पे बात की, इनकी तख्लीक पे बात की, और जाहिर बात है लुगत पे जो काम करते हैं ये तो एक अपना इनका ये माहिर है, इसमें काफ़ी इनका अपना फ़न है। तो ये इस तरह के लोग हमारे यहाँ बहुत कम है जो ये इस तरह काम कर रहे हैं, लुगत पे खास करके फ़र्क पे काम कर रहे हैं, लिसानियत पे काम कर रहे हैं, बहुत उंगलियों पे हम नाम गिन लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सलीम साहब से बात करके, शब्बीर साहब ने साथ दिया हमारा साथ, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की और भी गुफ्तगू हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप लिसानियत में आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना चाहते हैं। सलीम साहब को आप क्या मशवरे देना चाहते हैं, आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया।